हेलो, वेलकम टू जग्गी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर, फर्स्ट यूनिट जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम का यूज क्या है, ये सारी की सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपको एक बेसिक से कुछ चीजों के बारे में बता रहा हूं। आपने एक वर्ड सुना होगा, एंगल या प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या है? सपोज ये कोई डिस्क है या कोई सर्कल है, ओके, और ये कोई उसका आर्क है, आर्क ए बी, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द रेडियस इज लेट आर। जो उसका रेडियस है कितना है, आर है। तो जो ये आर्क है आपका ए बी, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा दैट इज योर प्लेन एंगल एंड दिस प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। ओके, इसको हम डिग्री में बोलते हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, या फिर हम बोलते हैं रेडियन में। ओके, तो इसका जो यूनिट है वो है हमारा रेडियन। अब ये तो हमें अभी तक पता रहता है कि जो प्लेन एंगल है इसका जो यूनिट है दैट इज रेडियन। अब एक दूसरा एंगल है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। जरा ध्यान से सुनिएगा, सॉलिड एंगल, हिंदी में बोलते हैं इसको घन कोण। अब एक घन कोण क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। सॉलिड एंगल इज ए 3D एंगल। ये 3D एंगल होता है। होता कैसे, इसको समझने के लिए सपोज ये एक स्फीयर है आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या किया, स्फीयर है तो एक इसका एक छोटा सा एक पार्ट में यहां पर ले लेता हूं स्फीयर का, दिख रहा होगा, और इसके अंदर इसका एक सेंटर होगा। तो जो ये सरफेस है ये वाला, ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो 3D एंगल जो बनेगा दैट इज योर सॉलिड एंगल। और दूसरे अगर भाषा में आप इसको समझो तो देखिए, ये आपका कोई स्फीयर है, ओके, इसका एक छोटा सा आपने क्या लिया, एक एरिया ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये है इसका सेंटर ओ, तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा ना, इसके हर पॉइंट से जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये जो है एंगल है, ये है आपका सॉलिड एंगल एंड डिनोटेड बाय ओमेगा। ओके, डिनोटेड बाय ओमेगा। अभी छोटा सा एंगल है तो इसको हम डी ओमेगा बोल देते हैं, डी ओमेगा। और सपोज जो ये एरिया था इसका, जो हमने छोटा सा रीजन लिया है, इसका एरिया सपोज मान लेते हैं डीए है। रेडियस जो है ये आर है। ये यही बात हो रही है, जो ये कट किया है यहां से, ये वो है, इसके अंदर एक सेंटर है, रेडियस आर है, और सॉलिड एंगल इज मेजर्ड इन डी ओमेगा और ओमेगा, ठीक है। तो यहां से डी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, जैसे यहां पर से देखते हैं, प्लेन एंगल कितना होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ओके, ये प्लेन एंगल है। तो आपका सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल है आपका एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, डी ओमेगा। अगर आपको कंप्लीट ओमेगा चाहिए, मींस एक पूरा का पूरा स्पेयर सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो अगर आप इसको करोगे तो ऑब्वियसली, मैं पहले भी बताता हूं, दो वर्ड है हमारे मैथमेटिक्स में, एक है आपका डिफरेंशिएशन, अवकलन, दूसरा आपका इंटीग्रेशन। अब होता क्या है, हो सकता है कोई बायो स्ट्रीम वाले उनको पता नहीं हो, तो डिफरेंशिएशन का सिंपल मीनिंग है, जैसे मैं हूं, मेरा डिफरेंशिएशन मींस एक जो पासपोर्ट साइज जो छोटा फोटो होता है दैट इज डिफरेंशिएशन। ओके, अब एक्चुअल में अगर आप उसको इंटीग्रेट कर दो तो वापस मैं ही बन जाऊंगा या आप बन जाएंगे, मींस इंटीग्रेशन। तो ये जो छोटा सा डी ओमेगा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हमारा पासपोर्ट साइज फोटो है, किसी भी फॉर्म में, किसी भी आइडेंटिटी या आईडी कार्ड में हमें रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में हम तो नहीं होते हैं ना, तो डी ओमेगा वही है जो डी फॉर्म में लिखा जाता है, छोटा पार्ट को लिखा जाता है हमेशा। ओके, जैसे पूरा एरिया स्फीयर का ये अलग बात है, 4 पाई आर स्क्वायर, बट छोटा सा एरिया को, पूरा एरिया होगा तो ए से डिनोट होगा, ए एरिया हो गया। छोटा सा एरिया होगा तो क्या होगा, स्मॉल एरिया इज डिनोटेड बाय डी ए। अब क्या होने वाला है, अगर मुझे कंप्लीट ओमेगा चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा एंगल चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कुछ ऐसा ही लिखना पड़ेगा, रेडियस कांस्टेंट रहेगा इस स्फीयर का, रेडियस चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट चीजें इंटीग्रेशन से कहां आएंगी, बाहर आएंगी। और जब 1 अपॉन आर स्क्वायर बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन खाली यहां पर डीए है, डीए मींस छोटा सा एरिया, इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एरिया, और जो पूरा एरिया होता है इस स्फीयर का दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, सभी को पता होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे यहां से, 1 अपॉन आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज कैंसिल आउट बाय, सॉरी, आर स्क्वायर इज कैंसिल आउट बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो ओमेगा की वैल्यू है वो कितनी है, 4 पाई। ये किस केस के लिए है, ये सुन लीजिएगा, जो ओमेगा इक्वल टू 4 पाई आया है, ये आया है कि कोई एक स्फीयर है
उस सेंटर पे कंप्लीट पूरा स्फीयर कितना एंगल सबटेंड करता है, दैट इज योर 4 पाई। और जो इसका यूनिट है दैट इज स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो आप लोगों के समझ में बात आ गई होगी। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो जैसे ये है, ये पूरा कोई एरिया है, बोलते हैं कि सॉलिड एंगल क्या है, इस पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं तो यहां से इसको मिला दो पूरा, इस पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं तो इसका हर पॉइंट से क्या होगा, ये मिला दिया जाएगा। तो जो ये एंगल बनेगा बीच में, ये सॉलिड एंगल मींस 3D एंगल जो बनेगा, यही है आपका ओमेगा, और छोटा एंगल को डी ओमेगा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल इज योर स्टेरेडियन। और जो प्लेन एंगल होता है उसका हम किस में लेते हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट है इसका प्लेन एंगल का, वैसे हम डिग्री बोलते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज रेडियन। ओके, नाउ अब नया टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने वाले हैं हम। क्या अब ये पता करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस यानी कि वैद्युत बल रेखाएं आप पढ़ चुके हो। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहां से, इनका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर एक साइड की दीवार पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाली बॉल अगर नेगेटिवली चार्ज है, तो यहां से यहां को स्ट्रेट लाइन ऐसे करके इलेक्ट्रिक लाइनें चलेंगी। और अगर मैं उसके बीच में कोई एरिया, ये एरिया रख देता हूं, तो फ्लक्स क्या है, अब कुछ लाइनें यहां से चली जाएंगी इसकी इधर से, कुछ इधर से, कुछ ऊपर से, है ना, कुछ यहां से निकल जाएंगी, कुछ इधर से जाएंगी, कुछ लाइनें जो होंगी इसको पास करते हुए जाएंगे, इसको क्रॉस करते हुए जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मींस क्या है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर सरफेस से क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है, उससे पास हो रही है। ये इन भी हो सकती है, आउट भी हो। स्पेयर है मान लिया, तो स्पेयर होंगी, ये मान लिया स्पेयर है, तो यहां से कुछ लाइनें आएंगी, इसके लिए इन होगी, और यहां से क्या होंगी, आउट होंगी। ओके, तो ये बात करते हैं कि कौन सा नेगेटिव फ्लक्स होता है, पॉजिटिव फ्लक्स होता है, या आगे बात करेंगे। तो आपके फ्लक्स क्या समझ में आया, द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए सरफेस मींस। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है कि किसी क्षेत्रफल में से, किसी सरफेस में से जितनी आपकी वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही है, जो उनका माप है, जो उनका मेजरमेंट है, वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब इसको समझने के लिए काम करते हैं। एक यहां पर मैं एक एरिया सरफेस बना रहा हूं। ओके, वेट कीजिएगा। ये इलेक्ट्रिक लाइनें पास हो रही है यहां से, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये सरफेस है, इसमें से लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। तो जो फ्लक्स है मींस फाई है, ये क्या है, ई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू कितने एरिया में से क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, यानी कि ई डॉट ए क्या है, ये जो सरफेस है इसका एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इसको फाई ई से भी डिनोट कर सकते हैं, या सिंपली फाई से डिनोट कीजिएगा। फाई क्योंकि जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, चुंबकीय फ्लक्स भी होता है, क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहां पर फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया जा रहा है। तो यह है ई डॉट ए। अब एक बात समझने वाली है, यहां पर फ्लक्स है आपकी अदिश राशि मींस स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं एरिया पर। बोले हमने तो पढ़ा था, अब एरिया क्या है आपका, एरिया है आपका वेक्टर क्वांटिटी। बोले हमने तो नहीं पढ़ा आज तक एरिया वेक्टर होता है, सदिश राशि होती है, क्योंकि जब भी क्षेत्रफल की बात आती है, एरिया की बात आती है, हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि है ना, बोलते हैं। बट अदिश राशि और सदिश राशि में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो क्या होता है, वो सिर्फ होता है डायरेक्शन का। अगर आप किसी भी चीज में, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा हर चीज में, जो जिसमें मैग्नीट्यूड नहीं होगा उसकी हम बात भी नहीं कर सकते। ओके, अगर कोई मास ले रहे हैं उसमें मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ही नहीं है मास, यानी कि मास भी नहीं है। ओके, अब एरिया को मैंने यहां पर दिखा दिया वेक्टर, वेक्टर में मींस सदिश दिखा दिया इस। और हमने क्या पढ़ा था अभी तक, फर्स्ट में पढ़ा था, पहला चैप्टर 11th में क्या यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था। जो हमारा लंबाई होती है, क्षेत्रफल होते हैं, आयतन होते हैं, वॉल्यूम है, ये सारा का सारा अदिश राशि मींस स्केलर क्वांटिटी है। बट यहां पर अदिश और सदिश में सिर्फ अंतर क्या होता है, डायरेक्शन का। डायरेक्शन का मतलब क्या है, अगर एरिया के साथ आप डायरेक्शन ले लो
तो वो क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये एरिया है, एरिया अदिश होता था, मैंने एरो लगा दिया, मीन्स वेक्टर हो गया। वेक्टर का मीनिंग क्या है, इसके साथ आपको डायरेक्शन लेना है। अब आपको प्रॉब्लम ये आएगी गॉस थ्योरम में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, अगर एरिया को के साथ डायरेक्शन लेना है तो कैसे लेना है मैं बताता हूं। ये जो एरिया है, जो वेक्टर ट्रीट किया जा रहा है यहां पर, जो इसके साथ डायरेक्शन लोगे आप, हमेशा इससे नॉर्मली लोगे। कैसे नॉर्मल, मीन्स परपेंडिकुलर, लंबवत लोगे। अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये है, अगर आपने ये छोटा सा एरिया पर काटा, इससे डायरेक्शन इसके लंबवत जाएगा ऐसे बाहर को। ये रूफ है ऊपर को, इससे नीचे को, नीचे फर्श है, इससे कैसे आएगा ऊपर को, इस वाली वॉल से इधर को, इस वाली वॉल से इधर को, मीन्स 90 डिग्री में जाना है। अगर ये है, ये कोई सरफेस है, यहां पर एक छोटा सा वो काटा, इससे एरिया कैसे आएगा, ऐसे परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो इससे परपेंडिकुलर ऐसे, तो डायरेक्शन बस यही है भाई, इतना समझिए। जो ये डीए है इसका, या ए है एरिया, इसका डायरेक्शन कैसे लेना है, नॉर्मली लेना है हमेशा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मैथमेटिकल फंडा है फ्लक्स को फाइंड आउट करने का, दैट इज ई डॉट ए। और अगर आपको पता है ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो यहां पर ई डॉट ए हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये थीटा क्या है मैं आपको बता दूं। अगर कभी भी ये सरफेस जो है, सरफेस सपोज ऐसी हो गई, ओके, अब इससे इलेक्ट्रिक लाइनें पास हो रही हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइन है इससे पास होने वाली, तो अब ये एरिया कैसा कर दिया आपने, आपने एरिया कुछ ऐसे कर दिया, अभी तक एरिया ऐसा था, अब आपने कैसा कर दिया, ऐसा कर दिया, मीन्स ये कर दिया। तो इससे जो डायरेक्शन जाएगा कैसे जाएगा, इससे ऐसे करके जाएगा, तो ये हमारा एरिया का क्या जाएगा, डायरेक्शन जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है आपका, ऐसा है, दिख ही रहा है ये एरो जो है, ये जो लाइंस बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अगर एंगल होगा थीटा, इस केस में क्या एंगल, इस केस में एरिया भी उसी डायरेक्शन में, देखे ये है, ये जो बनाया है ये है, इलेक्ट्रिक लाइनें यहां से ऐसे करके पास हो रही है, यहां से निकल गई, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। एरिया का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे उधर की डायरेक्शन, मतलब एंगल कितना है, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो खाली ई डॉट ए ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर ई और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में अगर थीटा एंगल होगा, तो ये किससे आएगा, फाई इक्वल टू कंप्लीट डेरिवेशन है, दैट इज ई ए कॉस थीटा। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम। तो ये फ्लक्स था। तो फ्लक्स फिर से बताता हूं क्या है, फ्लक्स क्या है, किसी पर्टिकुलर सरफेस में से, किसी क्षेत्रफल में से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो माप है, उसी को हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड डिनोटेड बाय फाई। दिस इज ग्रीक लेटर, ग्रीक ही होगा मेरे ख्याल से। अभी तक तो मैंने भी नहीं पढ़ा ग्रीक था कि जर्मन था, लेकिन शायद ग्रीक ही होगा। ये फिजिक्स में तो नहीं आएगा, जीके के लिए तैयारी करने है तो फिर कर सकते हैं, ठीक है। अगर पता चले तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ओके। अब हम पढ़ते हैं, जो नया टॉपिक पढ़ते हैं, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को समझने के लिए ये पता होना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको एक इजी समझ में जा रहा, ये वाली वॉल पॉजिटिव चार्ज थी, ये वाली वॉल नेगेटिवली चार्ज थी, यहां से यहां को मान लिया 100 लाइनें आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कितनी, 100 पास हो गई। अब बोले फ्लक्स कितना हुआ, तो फ्लक्स के लिए तो सरफेस बताओ ना, पहले किस सरफेस से पूछ रहा है, बोले ये सरफेस है। अब मान लेता हूं इससे 5 लाइनें इससे क्रॉस हो रही है, बाकी 95 इसके आगे नीचे ऊपर पीछे से आगे से पास हो गई, इसके बाहर से पास हो गई, तो फ्लक्स कितना होगा, 5 होगा। वैसे लाइन्स इमेजिनरी होती है, इसमें कोई शक नहीं, ये एक बहुत ही उस हिसाब से समझा रहा हूं मैं आपको, बहुत ही जनरल थॉट से समझा रहा हूं कि इसमें से जितनी लाइनें पास होगी उसका जो मेजरमेंट है, वो उतना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, उसी को मेजर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हाँ, एक चीज और बताता हूं, एक होता है पॉजिटिव फ्लक्स, एक होता है नेगेटिव फ्लक्स, ओके। इसको समझ लो बस, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे। पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब कंप्लीट होगी तो 2-3 दिन इसके पूरे न्यूमेरिकल करेंगे, हर टाइप का न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम। बस अभी आप थ्योरी पर ध्यान दीजिए। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या होगा, आउटगोइंग फ्लक्स को, आउटगोइंग फ्लक्स जो होगा आपका, उसको बोलेंगे आप पॉजिटिव फ्लक्स। और जो नेगेटिव फ्लक्स मींस इनकमिंग फ्लक्स। अब इनकमिंग फ्लक्स का मतलब क्या है, अगर इस स्पेयर में यहां से लाइनें इसके आ रही हैं, तो आने के हिसाब से देखोगे इनकमिंग है, जो लाइनें आ रही है क्या है, इन हो रही है, तो ये नेगेटिव फ्लक्स की तरह बात होगी। यहां से लाइनें आउट हो रही है, बाहर को जा रही है, तो जो ये फ्लक्स होगा ये कैसा होगा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर गॉस थ्योरम और गॉसेस लॉ। गॉस थ्योरम या गॉसेस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ ले हमने सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब पढ़ लेते हैं इसका जो यूनिट है, जो इसका मात्रक है, मेजरमेंट किसमें करते हैं, जो यूनिट है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने क्या बोला आपका, सॉरी,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या था, ई डॉट ए। ओके, ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था आपका, फोर्स अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, फोर्स हो गया आपका न्यूटन, और चार्ज हो गया आपका कूलम, और एरिया ई इंटू एरिया, तो एरिया हो गया आपका मीटर स्क्वायर। तो जो आपका जो इसका यूनिट यानी कि जो आपका मात्रा का यूनिट कुछ भी बोलो जो है ये है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये है इसकी जो है यूनिट है। और दूसरी जो इसकी यूनिट होती है ये, और दूसरी यूनिट होती है इसकी वोल्ट मीटर। अब जब पोटेंशियल पढ़ेंगे हम, विभव पढ़ेंगे, उसके बाद समझ में आएगा ये यूनिट कहां से है। ओके, तो ये था यहां पर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद देख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर लें। तो अब जो नया टॉपिक है ये पढ़ने वाले हम गॉस थ्योरम। अब इतिहास पे नहीं जाऊंगा कि गॉस कौन था, गॉसेस लॉ या फिर गॉस थ्योरम कुछ ही बोल सकते हैं। गॉस की प्रमेय हम क्या पढ़ने वाले हैं, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, गॉस लिखा देख लेना, ये पता नहीं ऐसे लिखते होंगे, आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं है। ये तो सही है, इसको चेक कर लेना, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा होगा गॉस थ्योरम, है ना। हिंदी इंग्लिश थोड़ी सीखनी है हमने, है ना। तो गॉस थ्योरम पढ़ते हैं। अब गॉस थ्योरम क्या है जरा ध्यान से सुनना। तो गॉस थ्योरम क्या है, गॉस ने क्या बताया कि मैथमेटिकली, या जैसे पहले हमने सरफेस के हिसाब से देखा, तो उनने बताया कि जो हमारा फ्लक्स था ये है आपका ई डॉट ए, एरिया, या ई डॉट डी ए भी बोल सकते हैं अगर एरिया छोटा ले तो, ठीक है, ई डॉट ए। ये तो हमारा कैसा मैथमेटिकल वाला था। अब अगर गॉस थ्योरम को दूसरे हिसाब से देखें, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट और द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू अ क्लोज सरफेस is 1 by epsilon naught times of total charge enclosed by that surface। मीनिंग क्या है पहले इसको अच्छे से समझ लो भाई, यहीं से डेफिनेशन याद भी हो जाने वाली है। ये क्या कह रहा है, इसको और अच्छे से लिख देता हूं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कह रहा है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू क्लोज सरफेस। एक कंडीशन दे रहा है आपकी सरफेस क्लोज होनी चाहिए। मींस अगर कोई ये सरफेस बनाई तो इससे पास जो हो रहा है आपका, इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है, आउट हो रहा है, इमर्जिंग आउट जो पास हो रहा है, वो कितना होगा, इसके अंदर जितना चार्ज होगा उसका इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल आ जाएगा। अब मीनिंग क्या है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसके भीतर कुल आवेश का 1/, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। देखो फ्लक्स बराबर है किसके, Q टोटल, टोटल जो चार्ज है इंटू, और उसका कितना गुना, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना इतना टाइम्स होता है। ओके, अब क्या है जरा ध्यान से सुनो। जैसे यहां पर एक चार्ज था, इसको Q1 ले लो, इसको Q2 ले लो, माइनस का ले लेता हूं मैं। ये तीसरा चार्ज है Q3, ये चौथा चार्ज है आपका Q4, ये पांचवा चार्ज है आपका Q5। ओके, अब मैं मान लिया एक सरफेस ऐसी बना देता हूं, तो बोले इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, तो वो कहता है इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, कितना चार्ज है, Q3 प्लस Q5 माइनस Q4, Q टोटल की बात करिए, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स होता है। मैथमेटिकल क्या कहता था, फाई इक्वल टू क्या कहता था, E डॉट एरिया, और यही इक्वल टू आ गया, गॉस ने और इसको इजी कर दिया, इक्वल टू क्या कर दिया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम इजी है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू क्लोज सरफेस, सरफेस क्लोज होना चाहिए, और उस क्लोज सरफेस को, ये जो सरफेस है इसी को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ये कंडीशन है, और एक क्लोज सरफेस पे काम करेगा। ओके, तो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught times of total charge enclosed by that closed surface। ओके, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसके अंदर जितना आवेश है, देखो Q1 और Q2 जो थे ये बाहर है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है, इसके अंदर जितना आवेश है उसका 1/, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्लियर हो गया ना। तो यहां से आया, ये हमारा मैथमेटिकल था, और ये गॉस थ्योरम से आया। अब बात करते हैं कि गॉस थ्योरम का यूज क्या है, फिर व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस और व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस लॉ। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत सारी बॉडीज होती है, जैसे स्फीयर है, अगर ये मेटेलिक स्फीयर है, इसको चार्ज दो तो सबको पता है इसके सराउंडिंग में, इसमें चारों ओर से चार्ज फैल जाएगा। ऐसे अगर कोई रॉड है,
रॉड मीन्स कोई इनफाइनाइट लॉन्ग या कोई आपके ये एक सिमेट्रिकल है, देखो सिलेंड्रिकल इन शेप है, ये बेलनाकार वस्तु है। अगर इसको चार्ज दो तो इसमें भी चारों ओर फैल जाएगा। अगर इनसे कुछ डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, क्योंकि फ्लक्स इक्वल टू ही क्या है, ई डॉट ए, तो अगर इससे बाहर या इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप गॉस थ्योरम का यूज कीजिए। बहुत ही मींस जहां भी जो सिमेट्रिकल बॉडीज हैं अगर वो उसमें चार्ज है तो उससे किसी भी डिस्टेंस पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप गॉस थ्योरम का यूज कीजिए। बहुत ही इजी वे में आपके हर डेरिवेशन आएंगे और हम इनको जब सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं आप सिर्फ 2 डेरिवेशन देखिएगा, उसमें 5 या 6 डेरिवेशन है, सिर्फ 2 मैं आपको बताऊंगा और ये गारंटी दे रहा हूं कि बाकी के सारे डेरिवेशन आप खुद से कर लेंगे। बस प्रोसीजर आपको याद करना है। पहले हम क्या देखेंगे कि निकालते कैसे हैं, गॉस थ्योरम अप्लाई कैसे करनी। एक बार आप ये समझ गए गॉस थ्योरम अप्लाई कैसे होती है, जहां से ये समझ गए फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर दिक्कत तभी नहीं होगी जब ध्यान कहीं और होगा, है ना, क्योंकि कई सारा हमारा ध्यान जो है व्हाट्सएप फेसबुक इसमें भी जाता है, कई आजकल तो न्यूज में भी जा रहा होगा, है ना, लॉकडाउन हो रहा है, कब खुल रहा है, कब क्या हो रहा है। फिलहाल खुले ना खुले अपने दिमाग की बत्ती खोलो, अपने दिमाग को खोलो और इसको पढ़ते रहो। इससे क्या होगा, आपके अंदर नॉलेज आती रहेगी और जब भी खुलेगा उसके बाद जब भी एग्जाम होंगे इसके, अभी तो आप 10+2 में कुछ लोग गए होंगे, कुछ जाएंगे अगर एग्जाम हो गए होंगे तो उस वक्त क्या है, आपको ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, गॉस थ्योरम के बाद आपका स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, मैक्सिमम बार या लगभग हर बार गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पूछता है। इसका स्टेटमेंट भी पूछता है गॉस थ्योरम क्या होती है और इसका एप्लीकेशन पूछता है कि यूज क्या करना है। तो गॉस थ्योरम का यूज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। कैसी बॉडीज में इजी रहता है, जो सिमेट्रिकली चार्ज जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई जिनका कॉन्फ़िगरेशन जो हो कैसा हो, सिमेट्रिक हो, ओके, तो उनसे हम निकालेंगे। जैसे ये इसको चार्ज दे दिया, अब इससे इतनी डिस्टेंस पर आर डिस्टेंस पे कितना होगा, ये स्पेयर है, इसके सरफेस पे कितना होगा, इससे बाहर कितना होगा, इसके अंदर कितना होगा, कोई डिस्क है, कोई डिस्क है उसके सेंटर पे है, उससे आर डिस्टेंस पे कितना होगा। ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो और जो मैंने बोला है इसको थोड़ा नोट भी कर लेना, है ना, नहीं तो ये गोले गोले रह जाएंगे दिमाग में और एग्जाम में भी फिर वही आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं आए तो कर दो, तुम्हारा क्या जा रहा है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं वो अगर उनकी आपको जरूरत पड़ती है तो आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। आप जैसे ही आप यूट्यूब खोलें और बिना यूट्यूब खोले भी आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो आते रहे। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल सेशन में भी जाएंगे हम, और अगर थ्योरेटिकल सेशन से, न्यूमेरिकल सेशन से कोई सा भी अगर आपको मन में कोई डाउट होता है या कोई न्यूमेरिकल कुछ भी आपको है तो कमेंट बॉक्स पर डाल दीजिएगा, ओके, या कुछ भी करके डाल दीजिएगा और हम मेरे समझ में अगर आ गया जो लिखा है वो न्यूमेरिकल आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो। अगर वो कमेंट बॉक्स में पढ़ने के बाद मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो है आपके 100% डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएं, ओके। तो थैंक यू वेरी मच। तो मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, और क्या है, थैंक यू।